एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। सिर्फ हम गढ़वाल की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ साथ हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था कि कुमाऊं में चंद डायनेस्टी थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अब गढ़वाल में जो डायनेस्टी थी वो थी परमार डायनेस्टी, तो उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। परमार डायनेस्टी में ये सारे जो रूलर्स हैं ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कनकपाल, ये ऐसे करके रूलर्स हैं। ठीक है, अजयपाल, सहजपाल, बाल बहादुर शाह, मान शाह, श्याम शाह, महिपाल शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, प्रताप शाह, लक्ष्मी शाह, ये सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। एंड जो परमार डायनेस्टी का फाउंडर है वो यहाँ पे कनकपाल है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं प्री में, जैसे कि फाउंडर कौन है। वैसे कनकपाल से लेके अजयपाल के बीच में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ थी इनके बीच में। तो वो सारी चीज़ें कौन कौन इनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कनकपाल से स्टार्ट करते हैं। तो कनकपाल जो थे वो परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये हिल स्टेशन विज़िट करने आए थे। ठीक है, ओरिजिनली ये धरनागर जगह से बिलोंग करते थे, यहाँ पे घूमने आए थे और यहाँ के जो लोकल राजा थे सोमपाल, उनकी बेटी इनको अच्छी लग गई तो उनसे इन्होंने शादी कर ली। तो उस टाइम डाउरी क्योंकि कॉमन थी तो चंद्रपुर नाम की एक जगह थी वो उनको डाउरी में गिफ्ट मिल गई। ठीक है, बाकी कनकपाल के रूल में और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था जिसका कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ के फाउंडर थे। उसके बाद अजयपाल 37th रूलर थे परमार डायनेस्टी के। उसके बीच में कौन रूलर रहा, कोई ऐसे इंस्क्रिप्शन भी नहीं मिला है जहाँ पता चले कि कौन था। ठीक है, तो अजयपाल जो थे 37th रूलर थे परमार डायनेस्टी के। 1358 में ये यहाँ के किंग बने थे। इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया था, जो चंद्रपुर उनको गिफ्ट में मिली थी, डाउरी में मिली थी, वहाँ से कैपिटल शिफ्ट करके देवलगढ़, इन्होंने जो नई अभी का श्रीनगर है वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करा। ठीक है, अजयपाल ऐसे फर्स्ट किंग थे जिन्होंने सबमर्ज किया था 52 प्रिंसिपलिटीज़ को। ठीक है, इन नंबर, एंड दिस वे स्टैब्लिश गढ़वाल किंगडम। ठीक है, ऐसे यहाँ का गढ़वाल किंगडम स्टैब्लिश हुआ। इन्होंने यहाँ पे फैमिली डाइटी यानी कि इनकी राजेश्वरी देवी थी, कुल देवी थी, वो इन्होंने यहाँ पे स्थापित की थी। और अजयपाल ने गोरखनाथ पंथ यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इसके बाद अजयपाल के उसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इनको सक्सीड किया था कल्याण शाह ने। ठीक है, कल्याण शाह ने सक्सीड किया और उसके बाद यहाँ पे विजयपाल आए। इनकी भी इतनी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं है। उसके बाद सहजपाल यहाँ पे आते हैं। सहजपाल के टाइम जो कंटेम्प्रेरी राजा थे इंडिया में, ठीक है, वो अकबर थे। बट गढ़वाल रिमेन्ड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय अकबर, क्योंकि अकबर यहाँ पे नहीं आया था। ठीक है, उस टाइम अकबर ने यहाँ पे कोई ऐसा अटैक या ये सब चीज़ें नहीं की थी, तो अकबर से अनइन्फ्लुएंस थे नॉर्थ में उस टाइम। ठीक है, अकबर की जो बायोग्राफी है अबुल फजल ने जो लिखी है उसमें गढ़वाल रीजन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, इनके उसमें भी और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बाल बहादुर शाह यहाँ के थ्रोन में आते हैं, एंड ये फर्स्ट ऐसे परमार थे जिन्होंने शाह का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, इससे पहले आप देखो यहाँ पे सब पाल और ये सारी चीज़ें इन्होंने लगाई थी। शाह को जो अडॉप्ट करने वाले थे तो ये पहले थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनका ऐसा मानना था कि शाह, इनको उस टाइम ऐसा मानना था कि शाह जो टाइटल इनको दिया है इनको औरंगज़ेब ने ये दिया था। ठीक है, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन चंद एंड परमार, पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, औरंगज़ेब के टाइम सुलेमान सिखो जो थे वो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था, एंड बाल बहादुर शाह ने उनको पनाह दी थी यहाँ पे छुपने के लिए। ठीक है, वो औरंगज़ेब के यहाँ से भाग के यहाँ पे आया था और उसको इन्होंने शरण दी थी। उसके बाद मान शाह यहाँ का रूलर रहा।
इनके रूल में फ़ाइट हुई थी कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच में। एंड लक्ष्मी चंद उस टाइम वहाँ का रूलर था। लक्ष्मी चंद जो हम चंद डायनेस्टी में पढ़ चुके हैं, इन्होंने 7 टाइम्स यहाँ पे इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन ये हमेशा डिफीट होते रहे। ठीक है, उसके बाद शाम शाह आए। इनका नाम मेंशन है तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है, यानी कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, जहांगीर रहे होंगे। ही वॉज गिवन हाउस एंड एलिफेंट बाय मुगल एम्पायर। इनको मुगल एम्पायर से घर और हाथियाँ मिले थे। ठीक है, उसके बाद महिपाल शाह यहाँ पे आए, जिन्होंने तिब्बत को 3 टाइम्स इन्वेड किया था। और ये कुमाऊँ की लड़ाई में वहाँ के रूलर जो थे उनसे लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, बाकियों का इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा वही उनके उसमें हुआ था। तो पृथ्वीपति शाह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 7 ईयर की एज में इनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 7 ईयर की एज में इनको राजा बना दिया गया था। और इनकी जो मदर थी, जिनको हर कोई जानता है, रानी कर्णावती इनकी मदर थी, उनको हेड बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट भी बोला जाता है, यानी कि अगर कोई किंग की डेथ हो जाती है एंड उसका जो सन है वो माइनर है, तो उसका जो रिएजेंट है, यानी कि उसके बिहाफ पे जो हेड वहाँ पे रहता है कुछ टाइम के लिए, उसे रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उसकी मदर रानी कर्मावती वहाँ की हेड थी उस किंगडम की। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। शाहजहाँ ने अपनी आर्मी भेजी थी इन्वेड करने के लिए। ठीक है, और उसको डिफीट करने के लिए। तो वहाँ पे रानी कर्णावती, क्योंकि वो पृथ्वीपति शाह तो काफ़ी छोटा था, वो तो लड़ नहीं पाता, तो कर्णावती ने इतनी हिम्मत से वहाँ की लड़ाई की थी। एंड वहाँ के सैनिकों ने उनको ये बोला था, या तो तुम यहाँ की ज़मीन दो या तो तुम अपनी नाक काट के दो हमें। तो वो इतनी बहादुर थी, उसने अपनी ज़मीन नहीं दी, अपना लैंड नहीं दिया, और उसने अपनी नाक काटनी वहाँ पे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, तो रानी कर्णावती ने वहाँ से क्या टाइटल अर्न किया, नाक कटी रानी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि नाक कटी रानी किसे कहा जाता है, तो है वो रानी कर्णावती। एंड वहाँ का जो मुग़ल जनरल था, जो इस आर्मी को हेड कर रहा था, वो था नज़ाबत खान। ठीक है, तो उसके बाद जो सुलेमान सिको था, दारा सिको का बेटा, ठीक है, वो यहाँ पे शरण मांगने आया था। एक श्रीनगर के ज़मींदार के यहाँ उसने शरण मांगी थी, वहाँ वो रह रहा था, लेकिन बाद में वो वहाँ से भाग गया। उसे डर था कि यहाँ के लोग भी मिलके कहीं उसे फंसा ना दे और औरंगज़ेब के पास ना छोड़ दे। तो यहाँ वो कुछ टाइम रहा, लेकिन लास्ट में उसको औरंगज़ेब की आर्मी ने घेर लिया था। ठीक है, उसके सन मेदिनी सिंह ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट हिम एंड जॉइंड औरंगज़ेब। जो पृथ्वीपति शाह था, उसका बेटा मेदिनी सिंह था, उसने साथ दिया औरंगज़ेब का, वो उससे मिल गया था और उसने सुलेमान सिको को से पकड़वा दिया। ठीक है, साथ ही में इस यहाँ पे ज़ूजिस्ट फादर ने कंस्ट्रक्ट किया था चर्च पृथ्वीपति शाह के टाइम हिली स्टेट्स में। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक कमीशन का भी इनको अलाउंस मिल गई थी। सुलेमान सिको जो थे, एक दिन के लिए डायनेस्टी से भाग गए थे तिब्बत की तरफ। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया था और उसको औरंगज़ेब को सौंप दिया था, क्योंकि पता था उनको कि ये राजा के यहाँ से है, अगर वो उसे ढूंढ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनाम भी उनको देंगे। तो इसीलिए उसने, उन ट्राइब्स ने उसको औरंगज़ेब को सौंप दिया था। उसके बाद जो करणपुर विलेज था वो रानी कर्णावती ने इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ़तेह शाह। इन्होंने सहारनपुर एंड तिब्बत का रीजन जो है वो कॉन्क्योर किया था, एंड उसमें जौनसार रीजन और पोंटा रीजन को भी इन्होंने अपने किंगडम में शामिल कर लिया था। ठीक है, फ़तेह शाह जो थे, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप इनका रहा था 10th गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। एंड बाद में इन्होंने बहुत सारे बैटल्स फाइट किए पोंटा में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी दोस्ती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए पोंटा के लिए। ठीक है,
तो इन्होंने बहुत सारे जो बैटल्स हैं वो चंद रूलर्स के अगेंस्ट भी लड़े हैं, एंड was forced to come Srinagar and battle down in Dehradun, but Fateh Shah soon recovered the position. चंद रूलर्स ने क्या था, पहले तो जीत रहे थे वो, लेकिन बाद में फ़तेह शाह ने दोबारा से अपनी पोजीशन रिकवर की और सारे बैटल्स उन्होंने जीते। इनका जो कोर्ट था, जैसे अकबर के कोर्ट में नवरत्न होते हैं, 9 ज्वेल्स या जेम्स बोला जाता है, ठीक है, तो वैसे ही इनकी कोर्ट में भी नवरत्न होते थे, ठीक है, 9 ज्वेल्स। दे वर सरनेम्ड, उनके क्या क्या सरनेम होते थे, बर्थवाल, रोथान, दसमाना, रुद्रीदत्त, किमोनी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक 9 नहीं आएंगे, तो ये नेम्स उसमें 9 रत्नों में शामिल थे। रतन कवि जो थे वो इनके कोर्ट में बहुत फेमस पोएट थे। उन्होंने फतेह प्रकाश, जटाधर जैसी बुक्स लिखी थी, एंड इसमें रतन कवि ने फतेह प्रकाश लिखी थी, एंड जटाधर जो था वो भी यहाँ का पोएट था, उसने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखी थी, ठीक है, फतेह सिंह की लाइफ में। इनका इस टाइम जो 2 पेंटर्स थे जो सुलेमान सिको के साथ आए थे, ठीक है, उसके साथ 2 पेंटर्स आए थे उस टाइम, तो वो भी यहाँ पे बस गए थे, जिनका नाम था श्यामदास एंड हरदास। तो ये गढ़वाल में ही रुक गए और इन्होंने फतेह शाह के पैट्रोनेज में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई और इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश की, इन्होंने जन्म दिया गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को, ठीक है। तो मोला राम जो थे, स्टार्टिंग में तो श्यामदास एंड हरदास यहाँ के पेंटर्स थे, उनके बाद उनका जो ग्रैंड सन था मोला राम, वो काफ़ी अच्छा यहाँ का पेंटर था, ठीक है, वो एकदम रिजेंबल करता था राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग को। 1760 से लेके 1833 तक ये यहाँ पे रहा। काफ़ी फेमस पेंटर के साथ साथ ये पोएट भी था। पेंटिंग तो इसकी थी, साथ में इसके 2 वर्क्स और थे एज अ पोएट, जैसे गृह राज्यवंश और गृह नाटक, ये इसने लिखे थे। फतेह शाह के बाद यहाँ पे आते हैं प्रताप शाह, ठीक है। आफ्टर फतेह शाह, उपनेंद्र शाह बिकेम द रूलर, बट ही कुड मैनेज टू रूल ओनली फॉर 1 year, ठीक है। फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह आते हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसा रूल नहीं होता, वो सिर्फ 1 साल तक यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद उनको प्रताप शाह यहाँ पे सक्सीड कर लेते हैं। इनके पीरियड में जो रोहिलाज होते हैं, रोहिलखंड के, वो यहाँ पे कुमाऊँ रीजन में 2-3 बार इन्वेड करते हैं, ठीक है। तो फतेह शाह अपनी फोर्स यहाँ पे भेजते हैं हेल्प करने के लिए कुमाऊँ रीजन में, ठीक है। कुमाऊँ में ये इन्वेड करते हैं रोहिलाज मेनली, तो फतेह शाह उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे भेजते हैं अपने ट्रूप्स को, और रोहिलाज यहाँ भी इन्वेड करते हैं, तो फतेह शाह यहाँ पे डिफीट कर लेता है और देहरादून की जो जगह है उसको ये हार जाता है, ठीक है। प्रताप शाह यहाँ पे हार जाता है देहरादून को टू रोहिलाज। उसके बाद ललित शाह या ललिपत शाह इनको बोला जाता है, 1772 में ये आते हैं। इन्होंने कुमाऊँ को हराया, ठीक है, इन्होंने कुमाऊँ में लड़ाई की एंड कुमाऊँ रीजन को इन्होंने हराया, और वहाँ पे कुमाऊँ रीजन में ये अपने 2nd सन प्रद्युमन शाह को कुमाऊँ में बिठा देते हैं, ठीक है, कि तुम यहाँ पे राज्य करो। तो उस टाइम जो कुमाऊँ का किंग बनता है वो होता है प्रद्युमन शाह, जो ललित शाह पर यहीं पे रहते हैं गढ़वाल में, एंड प्रद्युमन शाह को वहाँ बिठा देते हैं। तो ये सारे रूलर्स यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ आर्ट एंड कल्चर जो रहा है चंद एंड परमार डायनेस्टी में, दोनों के ही टाइम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक है नंदा देवी फेस्टिवल, ठीक है। नंदा देवी जो फेस्टिवल है ये पूरे गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों ही रीजन में मनाया जाता है, मेनली गॉडेस नंदा की बर्थ में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केंड पुराण, मार्केंडीय जो पुराण है उसके अकॉर्डिंग जो नंद किंग है, जो नंदा देवी है, वो नंद किंग की डॉटर है, ठीक है। एंड और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि वो शिव की वाइफ है, ठीक है। नंदा देवी टेम्पल में राजजात यात्रा का आयोजन, राजजात मेला ये सारा होता है। नौटी गांव में नंदा महोत्सव होता है, अल्मोड़े में, ठीक है। ये फेस्टिवल
परमार किंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमार किंग्स के टाइम से ये आ रहा है क्योंकि इनकी डाइटी है, फीमेल डाइटी है, ठीक है, फैमिली डाइटी है नंदा देवी, और बाद में ये कुमाऊँ में भी पॉपुलराइज हुआ। ये यात्रा हर 12 साल में होती है और ये नवरात्रि से स्टार्ट होती है, सॉरी नौटी गांव से ये स्टार्ट होती है एंड होम कुंड में जाके ये ख़त्म होती है, ठीक है। नौटी गांव से लेके ये शुरुआत करते हैं, ये पैदल चल के जाते हैं, 90 डेज़ इनको लगते हैं वहाँ जाने के लिए। 280 किलोमीटर्स का ये ट्रैक होता है टोटल, नौटी गांव से लेके होम कुंड में, ठीक है। बद्रीनाथ में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के टाइम, 3 दिन के लिए फेस्टिवल वहाँ पे होता है। और वहाँ पे विलेज है एक बमेरी गांव, ठीक है। बमेरी गांव बहुत फेमस है, वहाँ पे एंशियंट टेम्पल है नंदा देवी का, और ऐसा भी माना जाता है कि ये नंदा देवी का पेरेंटल होम है इस गॉडेस का, ठीक है। नंदा देवी को यहाँ की कुल देवी माना जाता है, ठीक है। यहाँ के जो गढ़वाल रीजन के पाल पीपल थे उनकी कुल देवी यहाँ पे इनको माना जाता है, और कुमाऊँ रीजन के भी, ठीक है। इस मेले को सिर्फ यही नहीं जोहार रीजन में भी मनाया जाता है, जहाँ इसका नाम है नंदाष्टमी। नंदा देवी फेयर्स भी अलग अलग जगह में होते हैं, ठीक है। इसका जो फेयर था कुमाऊँ रीजन में ये स्टार्ट किया था कल्याण चंद के रूल के टाइम, ये स्टार्ट हुआ था 16वीं सेंचुरी में। नंदा का जो टेम्पल है अल्मोड़े में वो त्योत चंद ने इस्टेब्लिश किया था, बनाया था, ठीक है। ये भी एक प्री का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थी नंदा देवी के बारे में। नेक्स्ट है काली टेम्पल ऑफ गंगोली हाट, ठीक है। गंगोली हाट में काली टेम्पल है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, एंड इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था। इस टेम्पल को अलग अलग नाम से बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रेव मार्टियर, यहाँ पे 17 कुमाऊँ के जो लोग थे उनकी सेक्रीफाइस के ऊपर ये मंदिर यहाँ पे बना है। एक 1971 में भादुरिया बैटल हुआ था, ठीक है। उसमें कुमाऊँ के 17 जो ब्रेव सोल्जर्स थे उनकी वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे इनग्रेव कराए हैं इस मंदिर में, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पूजा की जाती है, और वो लोग भी हर साल उनकी आत्माएं यहाँ पे आती हैं, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो कुमाऊँ रेजिमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, इसको हाट कालिका के नाम से भी जानते हैं। हाट कालिका जो है इनकी इष्ट देवी है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है बालेश्वर श्राइन। बालेश्वर श्राइन जो है ये चंपावत में है, एंड ये चंद रूलर्स ने ये टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये जो मंदिर है एकदम गढ़वाल स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसकी जो कार्विंग है मिक्स है नागर और द्रविडियन स्टाइल में। इसके जो स्टोन एंड पिलर्स हैं वो बहुत फेमस है उसकी कार्विंग के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको तराशा गया है। उसके बाद गुज्जर देव टेम्पल है, ये द्वाराहाट में स्थित है। इस टेम्पल में नवग्रह लिस्ट है, ठीक है। इसमें 9 प्लैनेट्स इसके एंट्रेंस डोर में दिखते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव ने कुमाऊँ में विज़िट किया था, तो यहाँ पे एक नानक मत्ता जगह है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, जो 56 किलोमीटर थोड़ी सी दूर है रुद्रपुर जगह से। और यहाँ पे ये माना जाता है कि गुरु नानक देव ने इस जगह को विज़िट किया था 1507 AD में से लेके 1577 AD में। ये फर्स्ट सिख गुरु थे जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया था, और ये यहाँ पे आए थे, ठीक है, नानक मत्ता में। तो एक नानक मत्ता डैम भी है जो सरयू रिवर में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड इस जगह को पहले गोरख मत्ता कहा जाता था। उसके बाद मीठा रीठा साहिब एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे भी गुरु नानक आए थे कुमाऊँ में 1563 में, जब राजा कल्याण चंद ने इनको इनविटेशन दिया था यहाँ आने का, ठीक है। तो ये मीठा रीठा साहिब जो है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार यहाँ से शुरू हुआ, घी संक्रांति, ठीक है। घी संक्रांति होती है, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम घी खाया जाता है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट डे ऑफ मंथ भादो के टाइम ये मनाया जाता है, भादो मंथ के पहले दिन ये मनाया जाता है। अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम दिया जाता है और मेनली ये कुमाऊँ रीजन में ज़्यादा पॉपुलर है। मेनली कुमाऊँ रीजन में मनाया जाता है। घी त्योहार इसे बोला जाता है, जैसे घी त्योहार भी बोला जाता है पहाड़ी में। इसे ओल्गिया संक्रांति या सिंह संक्रांति भी बोला जाता है। इसे अलग अलग जगह में मनाया जाता है नेचर और वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। एक कुमाऊँ का जो फोक आर्ट है बहुत फेमस है, मेनली कुमाऊँ में ही है ये, एपड़, ठीक है। एपड़ उत्तराखंड का बहुत फेमस फोक आर्ट है। जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, स्पेशली कुमाऊँ से, उन्हें ये पता होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे मनाया जाता है। एपड़ का मतलब यहाँ पे होता है सरेंडर टू ऑल माइटी, ठीक है। अलग अलग टाइप के इसमें डिज़ाइंस बनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस इसमें होते हैं, ठीक है। वुमेन इसको पेंट करती हैं फ्लोर्स में अपने घर में। नेचुरल कलर्स इसमें यूज़ कर होते हैं, जैसे वीट फ्लोर, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। मेनली जो होता है आजकल तो रेड पेंट एंड वाइट पेंट से इसको बनाया जाता है। पहले दरवाजे पे मेनली डोर्स और कॉर्नर्स में ये बनाया जाता है, वहाँ पे रेड पेंट किया जाता है पहले, फिर उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं, गॉड की इमेज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो पहले से क्या होता था कि यहाँ पे एक गेरू होता है, ठीक है, जिसको ओकरे बोला जाता है, गेरू को लगाया जाता था, ठीक है। वो एकदम ब्राउन मिट्टी जैसा कलर होता है उसका, वो लगाते थे एंड उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनता था वो चावल के आटे से बनता था, ठीक है। और वो फिंगर से बनाते थे वो डिज़ाइन। आजकल वो जगह पेंट ब्रश एंड रेड पेंट एंड वाइट पेंट ने ले ली है, ठीक है। अभी भी इसको मंदिरों में इसी से बनाया जाता है, वीट फ्लोर एंड गेरू से। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है, तो इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है एपड़ के ऊपर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल कुमाऊनी हाउसेस में ये मनाया जाता है। अलग अलग पूजास, फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ में अलग अलग चौकियाँ होती हैं इसकी, ठीक है। बर्थ, जनेऊ, शादी, डेथ की अलग अलग चौकियाँ इसकी बनती हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो ओकरे, गेरू, कलर, राइस पेस्ट, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ चौकीज़ मैंने बोला था वो है, जैसे सरस्वती चौकी है, चामुंडा हस्त चौकी है, नवदुर्गा चौकी है, शिववर्धन पीठ है, जनेऊ चौकी है, लक्ष्मी यंत्र है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परमार डायनेस्टी, कैसा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था। तो किंग जो थे वही सुपीरियर थे यहाँ पे, जस्टिस थे, सारी पावर्स इन्हीं के हाथ में थी, सारे मिनिस्टर्स को यही असिस्ट करते थे एंड यही खुद लॉ थे। तो यहाँ पे अलग अलग जो इनकी पोस्ट थी वो थी मुख्तर। मुख्तर यानी कि वज़ीर, आप इसको प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं, जो फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी एडवाइस देते थे। दफ्तरी होते थे जो डायरेक्टर थे गवर्नमेंट ऑफिसर के, जो एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी वाली चीज़ें देखते थे। फौजदार थे हेड ऑफ परगना, यानी कि एक सब यूनिट था, उसके हेड थे। एक टाइप का आप गवर्नर इसको मान सकते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। गोलदार होते थे सिक्योरिटी चीफ, जो फ्रंटियर एरियाज़ में होते थे, बॉर्डर एरियाज़ में यानी कि, ठीक है। ठोकदार होते थे फ्यूडरल लॉर्ड्स, जो बड़े ज़मींदार होते थे, वो उनको ठोकदार बोला जाता था। और जो नेगी थे वो अलग अलग गाँव के इंचार्ज होते थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। चर्द यहाँ पे होते थे जो रॉयल कोर्ट के मैसेंजर्स थे, इधर उधर जो मैसेज पहुँचाने का काम था वो चर्द करते थे, ठीक है। फौजदार तो जो होते थे वो एक टाइप से मिलिट्री की सारी चीज़ें देखते थे और वो हेड थे परगना के। इनकी ड्यूटी थी पीस मेंटेन करना एंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, साथ में फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, ये फौजदार का काम था, ठीक है। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में इसी काम को कागजी राज भी बोला जाता है। अब लैंड डोनेशन जो थी यहाँ पे वो दो टाइप से होती थी, ठीक है। एक उसको बोला जाता था विष्णुप्रीत, जो ब्राह्मण को जो लैंड दी जाती थी डोनेशन में मंदिरों के लिए, पूजा के लिए, ठीक है, उसको विष्णुप्रीत बोलते थे। और आर्मी को जो दी जाती थी उसे रॉड बोलते थे।
लैंड को यहाँ पे ठाट बोला जाता था। जो बड़े ज़मींदार को लैंड दी जाती थी उसे ठाट बोलते थे, और जो ज़मींदार उस लैंड को देखते थे उनको ठाटवान बोलते थे। ठीक है, उस टाइम का जितना भी रिकॉर्ड था, ये लैंड किसको कितनी दी जा रही है, वो सारी चीज़ें किस में लिखी जाती थी, पेपर पेन, वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं थी। वो चीज़ें कॉपर प्लेट्स में इंस्क्राइब्ड की जाती थी उस टाइम। ठीक है, तो वही कॉपर प्लेट से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि तब क्या क्या था, वहीं से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, द पीजेंट्स हु हैज़ सेटल्ड इन द एरिया पोसेस्ड, जो थाटवान्स के अंदर जो पीजेंट्स थे उनको खैकर बोलते थे। ठीक है, तो चंद डायनेस्टी में भी था कि पीजेंट्स को खैकर बोलते थे, लैंड को ठाट, एंड जो ज़मींदार थे उनको ठाटवान। लैंड रिवेन्यू जो था यहाँ पे उसे टैक्स यानी कि उसे सिरती बोलते थे, और 1/3 और तिहार इसे बोला जाता था। 1/3 या तिहार जो है, 1/3 जो टैक्स था उसे तिहार बोलते थे, हाफ जो था उसे अधेला बोलते थे। ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और ये डिपेंड करता था कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1/3 ही देना है या हाफ ही देना है। वो क्रॉप पे डिपेंड करता था कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो हाफ या 1/3 टैक्स लेते थे। यहाँ पे गोल्ड वॉशिंग से भी रिवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, अलग अलग जगह से यहाँ पे सोना मिलता था, जैसे कि कर्णप्रयाग, पैखुंडा, देवप्रयाग, ऋषिकेश, इन जगहों से सोना मिलता था, उनको वहाँ से भी रिवेन्यू जनरेट होता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई यहाँ से सोना मिल रहा है तो हर कोई लेके आ जाए, ऐसे तो सभी अमीर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस था, जिनको किंग लाइसेंस देगा, वही लोग इस गोल्ड वॉशिंग को कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनके टेम्पल्स, इनके किंग्स कौन कौन से थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में गोरखा रूल कैसे आया, गोरखा रूल के बाद यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, टिल देन, थैंक यू।